गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 33। तो पहले हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे सॉल्व, उसके बाद साइंस की और फिर हिंदी की। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ये क्लास 9th इंग्लिश मीडियम का वीडियो है, हिंदी मीडियम का वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगा। रोज़ के सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में है। बेटा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पिछली क्लास में ही समझाया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जब हमें ये देखना होता है कि किसी चीज़ के होने की या ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी है। किसी चीज़ के होने की या ना होने की पॉसिबिलिटी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो children, in earlier classes you had a glimpse of probability when you performed experiments like tossing of coins, throwing of dice and observed their outcome. You will now learn to measure the chance of occurrence of a particular outcome of an experiment. तो ये कह रहे हैं कि अभी तक आपने ये देखा था कि सिक्के को उछाला तो क्या होता है, फिर आपने देखा कि अगर मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट अलग अलग सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, ये आपने देखा। अब हम देखते हैं कि the chance of occurrence of a particular outcome in a particular experiment is measured by finding the experimental or empirical probability. अब किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको हम कहते हैं कि वो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी PE ऑफ E इज़ गिवन बाय, अब देखो आपको इस क्लास में इन्होंने इस वीडियो में PE समझाया, लेकिन जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैंने लास्ट जब हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे तभी बता दिया था कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को PE लिखते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा E लिखेंगे, E के अंदर हम इवेंट का नाम भी लिख सकते हैं। ये अगली वर्कशीट में बताएंगे कि इवेंट का नाम लिख के भी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। इवेंट का नाम लिखने का मतलब क्या होता है? इवेंट का नाम लिखने का मतलब होता है, जैसे अगर आपको ऑड नंबर निकालना है तो PE की जगह लिखोगे ऑड नंबर, और फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। For convenience, we use probability in place of experimental probability और empirical probability। तो हम क्या करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ वर्ड प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं और पूरे बड़े वर्ड को नहीं लिखते। कुछ एग्जाम्पल दिए उन्होंने, इससे समझ लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। तो एक कॉइन को 1000 बार टॉस किया, हेड आया 455 455 टाइम्स और टेल आया 545 टाइम्स। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर सच इवेंट। अब कॉइन को 1000 बार हमने टॉस किया था और 1000 बार टॉस करने पे हेड 455 टाइम्स आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 455 अपॉन 1000, और टेल 545 टाइम्स आया था तो टेल की क्या हो जाएगी 545 अपॉन 1000। याद रखिए, किसी भी चीज़ के होने की और ना होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। तो 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ऐसे ही डाई वाला केस है। ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम 1 2 3 4 5 6 गिवन इन द टेबल बिलो। आउटकम है 1 179 टाइम्स, 2 आएगा 150 टाइम्स, 3 आएगा 159 टाइम्स, 4 आएगा 149 टाइम्स, 5 आएगा 175 टाइम्स और 6 आएगा 190 टाइम्स। इन सबको ऐड करोगे तो 1000 आएगा। वो कह रहा है कि अब आप प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 लिख लिया। 1 कितनी टाइम आया था 179, तो 179 अपॉन 1000। 2 कितनी बार आया था 150, तो 150 अपॉन 1000। ऐसे ही करके हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। बहुत ही आसान चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमको क्या क्या दिए हैं। तो वो कहते हैं 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले आया हूँ, 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो जब 2 कॉइन टॉस किए तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आया था 23 टाइम्स, 2 हेड आए थे 72 टाइम्स, 3 हेड आए थे 77 टाइम्स और नो हेड आया था 28 टाइम्स। यानी कि नो हेड का मतलब सारे टेल। अब है कि इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स कितनी बार आया था 72 टाइम्स। सॉल्व कर लेते हैं। मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो 2 हेड्स कितनी बार आए थे, तो
बेटा 2 हेड्स आए थे 72 टाइम्स और टोटल केस कितने हैं, कितनी बार हमने सिक्का उछाला, 200 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE इज इक्वल्स टू 2 हेड्स अपॉन टोटल केसेस। आप टोटल केसेस की जगह टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन वर टॉस ऐसे बड़ी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। 2 हेड कितनी बार आया था, 72 अपॉन 200, कैंसिल कर लेते हैं, ये जाएगा 236 और 200, फिर ये 218 और 250, फिर 29 और 225। तो आंसर आ गया 9/25। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ मंथली टेस्ट आर गिवन बिलो। तो ये बिल्कुल आप ही के जैसे किसी स्टूडेंट की कहानी है कि साल में 5 बार टेस्ट हुए और उसके नंबर पहली बार आए 61, फिर 71, फिर 73, फिर 68 और फिर 74। वो कहता है बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स। क्या आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि स्टूडेंट के 70% से ज़्यादा आएँ। तो मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ टेस्ट। तो बेटा टोटल टेस्ट कितने हैं, 5 टेस्ट हैं आपके सामने, और टेस्ट इन विच he got more than 70%। तो कितने टेस्टों में उसके 70% से ज़्यादा आए, ये भी लिख लेते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ आए 70% से ज़्यादा, एक यहाँ आए और एक यहाँ आए, तो 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, टेस्ट with more than 70% upon total test। तो टेस्ट विथ मोर देन 70% तो सिर्फ 3 बार उसके 70% ज़्यादा आए थे और टोटल टेस्ट 5 बार हुए थे। तो ये हो गया आपका आंसर और ये ऊपर वाले का आंसर। तो चलिए मैंने आज तो आपके साथ ही सॉल्व किया। कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि सर आप हमारे साथ सॉल्व किया करो, तो आपके साथ ही वर्कशीट पूरी सॉल्व कर ली मैंने। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की सेकंड वर्कशीट की तरफ मूव करते हैं। हमारी जो आज की सेकंड वर्कशीट है वो है साइंस की। तो साइंस की वर्कशीट में आज हम मोशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यूजिंग अ ग्राफ, कि हम ग्राफ को यूज़ करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो दीदी कहती है कि ज्ञान, एज यू नो दैट वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इनके बताने से पहले, वर्कशीट से पहले, कि ग्राफ होते हैं बेटा 2 तरीके के, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं उसमें इस वाली एक्सिस पर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम ही होता है। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी बढ़ती है और कितनी घटती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ती है तो हम कहते हैं इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत तेज़ स्पीड से घटती है तो हम कहते हैं कि इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई कछुए की स्पीड से चलता है तो हम कहते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन तो बहुत कम है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। आगे वो कहते हैं कि इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, जो कि मैंने आपको बताया ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होती है और एक्स एक्सिस पे टाइम, एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ लाइन इन द गिवन टाइम, draw a perpendicular line on the time axis for these points, the area enclosed by velocity time graph and time axis will be equal to magnitude of displacement। अगर इन्होंने तो बहुत लंबी लंबी बातें बोल दी, मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ कि आप बनाइए एक ग्राफ
और जब आपने बना लिया ग्राफ, तो ग्राफ में खींची एक लाइन, जैसे यहाँ पे ये लाइन खींची ए बी के, इस ए बी और इसके नीचे की एक्स एक्सिस, इनके बीच में जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, जितना भी क्षेत्रफल दिख रहा है, इसको कैलकुलेट कर लो। ये आपका डिस्टेंस यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये एरिया जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। आगे समझते हैं डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा है। ये पहला जो है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, नो एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी और टाइम के साथ लाइन ऐसे सीधी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ग्राफ होता है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और अगर लाइन ऐसे सीधा नीचे की तरफ आए, अब देखो यहाँ पे लाइन 0 से शुरू हुई थी और ऊपर की तरफ गई थी, जबकि यहाँ ऊपर शुरू हुई और 0 की तरफ नीचे आई, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। गलत है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गलत लिखा बेटा यहाँ पे, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं है, ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। और रिटार्डेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, बस फ़र्क इतना है कि रिटार्डेशन में चीज़ें नेगेटिव में होती हैं। फिर हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, जिसके अंदर ग्राफ एक्स एक्सिस में घूमता रहता है, सीधी लाइन नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, वो ग्राफ ऐसे घूमता है। तो दोबारा समझ लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सीधी लाइन, अगर उल्टा आ रहा है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सीधा आया तो यूनिफॉर्म मोशन। आगे देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन आप बनाएंगे उस लाइन के नीचे आप देखेंगे कि कौन सा डायग्राम बन रहा है। जैसे यहाँ पे बन रहा है एक स्क्वायर, आप इस स्क्वायर का एरिया निकालिए और आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इनका जो तरीका है वो पॉइंट वाला तरीका है। पॉइंट वाले तरीके में बेटा कन्फ्यूजन बहुत होती है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताऊँगा। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस उन्होंने बताया कि the velocity increase in equal amount in equal intervals of time in uniform accelerated motion. Here the area enclosed by trapezium joining point AE to will be equal to distance traveled by the object. अब अगर आपको दो पॉइंट के बीच में पूछा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उन दो पॉइंट के बीच में जो लाइन बनाएंगे, जो ग्राफ बनाएंगे, उससे आपका आंसर निकल जाएगा और आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन से करेंगे तो क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से पूछना, आपको बताएंगे। अब क्वेश्चन आ गए चेक योरसेल्फ के लिए, तो सीधा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लिख लिए। तो चेक योरसेल्फ का पहला क्वेश्चन है कि इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसा होता है ग्राफ बेटा, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक्स एक्सिस को पैरेलल ग्राफ होता है ऐसा, यहाँ पे होता है आपकी वेलोसिटी, यहाँ पे होता है आपका टाइम। तो ये ग्राफ किसका था, ये था यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ था। ठीक है, सेकंड आपका ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ से आपको सॉल्व करना है। तो वो कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड। ध्यान से देखिए, 2 से 3 के बीच में, तो टी बेटा 2 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी और 3 पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गई। सीधी लाइन खींचता हूँ नीचे एक्स एक्सिस के लिए, सीधी लाइन खींचता हूँ नीचे एक्स एक्सिस के लिए, ये 2, ये 3, ये जो लाइन, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ट्रेपीजियम, ये आपको देगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, या तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व कर लूँ या मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सॉल्व कर लूँ। तो मैं कहता हूँ नंबर 2, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा, पहले वैल्यू डालते हैं 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स तो ये हैं, ये वाली और ये वाली। अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ आपको समझाने के लिए। पैरेलल साइड्स बेटा ये हैं, ये और ये कितनी है, ये वाली साइड है, एक साइड है 0 से 12 यानी कि 12 प्लस दूसरी है 0 से 8 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट 2 से 3 यानी कि 1, तो आपका आंसर आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 8 कितना होगा 20, जो कि 20/2 आ जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 20 और 20/2 कितना होता है 10 मीटर। तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आपके सामने मैंने निकाल लिया। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ विजुअल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है बच्चों। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से निकल सकती है। फोर्थ क्वेश्चन जो था आपका वो है ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन एंड रिटार्डेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा एक्सेलरेटेड मोशन का कैसे होगा, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पहले बनाएंगे। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ बहुत सिंपल है, ऐसे लाइन बनाई, इस तरीके से लाइन बनाई, ये मेरा टाइम और ये वेलोसिटी, और लाइन आएगी बिल्कुल सीधी। और ऐसे ही रिटार्डेड मोशन के लिए बनेगी। रिटार्डेड का मतलब होता है कि स्पीड बॉडी की कम हो रही है, तो वेलोसिटी ऐसे के ऐसे ही और टाइम ऐसे का ऐसे ही नीचे की तरफ। रिटार्डेड नीचे की तरफ और एक्सेलरेटेड ऊपर की तरफ। तो बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट भी एंड हो गई। अब रह गई हमारी हिंदी की वर्कशीट, और हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन हमेशा की तरह ही आपको मिलेगा हिंदी मीडियम के सॉल्यूशन में। और हिंदी मीडियम का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का वीडियो खोलिए, उसमें लास्ट में जाइए और हिंदी की वर्कशीट देख लीजिए कि आज की हिंदी की वर्कशीट क्या आई है। मैथ्स और साइंस हम कर चुके हैं, तो हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।